नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी क्या लिखें पद्मन लाल पुन्ना लाल बख्शी गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मानसिक में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। अ प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स क्वेश्चन नंबर 1। हैट और खूंटी का उदाहरण इस गद्यांश में क्यों दिया गया है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। विशेष मानसिक स्थिति में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3। मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। उमंग, उल्लास, उत्साह अथवा आनंद की स्थिति, स्फूर्ति, शारीरिक एवं मानसिक ताजगी, आवेग, मानसिक उत्तेजना या उत्कट भावना। उत्तर अ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित तथा श्री पद्मन लाल पुन्ना लाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखें शीर्षक ललित निबंध से उद्धृत है अथवा निम्नवत लिखे। पाठ का नाम क्या लिखें, लेखक का नाम श्री पद्मन लाल पुन्ना लाल बख्शी। ब प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। एजी गार्डिनर अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मन की विशेष स्थिति में ही निबंध लिखा जाता है। उसके लिए मन के भाव ही यथार्थ होते हैं, विषय नहीं। मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त हो सकता है। निबंध लिखने की विशेष मनोदशा में संबंध में उनका कहना है कि उस समय मन के एक विशेष प्रकार का उत्साह और स्फूर्ति आती है और मानसिक में एक विशेष प्रकार की आवेगपूर्ण स्थिति बनती है और उस आवेग को उमंग के कारण विषय की चिंता किए बिना निबंध लिखने को बाध्य होना ही पड़ता है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री एजी गार्डिनर के कथन को विस्तार देते हुए पद्मन लाल पुन्ना लाल बख्शी जी कहते हैं कि कोई भी विषय हो, लेखक उसमें अपने हृदय के आवेग को भर ही देता है। सामान्य से सामान्य विषय भी लेखक और उसके मानसिक आवेग द्वारा विशिष्ट बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार एक हैट को टांगने के लिए किसी भी खूंटी का प्रयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार हृदय के अनेक भाव किसी भी विषय पर व्यवस्थित रूप से व्यक्त किए जा सकते हैं। अतः असली वस्तु हैट है, न कि खूंटी। यही अवस्था साहित्य रचना में भी होती है, अर्थात मन के भाव ही असली वस्तु हैं, विषय अथवा शीर्षक नहीं। तात्पर्य यह है कि यदि हृदय में भाव एवं विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1। प्रस्तुत गद्यांश में हैट का उदाहरण मनोभाव के लिए दिया गया है और खूंटी का विषय के लिए गार्डिनर महोदय के अनुसार जिस प्रकार मुख्य वस्तु हैट होती है, खूंटी नहीं, उसी प्रकार मन के भाव विचार मुख्य हैं, विषय नहीं। आशय यह है कि यदि मन में भाव एवं विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2। विशेष मानसिक स्थिति में व्यक्ति के मन में उमंग उड़ती है, हृदय में स्फूर्ति आती है और मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग उत्पन्न होता है कि व्यक्ति उसे व्यक्ति देने के लिए लिखने बैठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। मनोभावों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त विषय की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की
उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विगो की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भाव की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। यह निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिनमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स क्वेश्चन नंबर 1, निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, मॉन्टेन की शैली के निबंधों की विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस शैली के निबंधों की विशेषताएं बताई हैं? उत्तर ब प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री पद्मन लाल पुन्नालाल बख्शी जी लिखते हैं कि माउंटेन के अनुसार स्वच्छंदतावादी शैली में लिखे गए निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ऐसे निबंध लेखक के हृदय की बंधन मुक्त रचनाएं होते हैं। इनमें कवि के समान उच्च कल्पनाएं और किसी कहानी लेखक के समान सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है और न ही विद्यमानों के समान गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना की आवश्यकता होती है। इसमें लेखक अपने मन की सच्ची भावनाओं को स्वतंत्रता और प्रसन्नता के साथ व्यक्त करता है। इस निबंधों को लिखते समय लेखक पांडित्य प्रदर्शन की अवस्था से भी दूर रहता है। वह अपने भाव को जिस रूप में चाहता है उसी रूप में अभिव्यक्त करता है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री पद्मन लाल पुन्नालाल बख्शी जी लिखते हैं कि स्वच्छंदतावादी शैली में लिखे गए निबंधों में लेखक अपने मन में उठने वाले भावों को ज्यों ज्यों का त्यों व्यक्त कर देता है। जिन निबंधों में न ही ज्ञान की गुरूरता निहित होती है और न ही कल्पना की उड़ान, यह निबंध लेखक के मन के सच्चे उद्गार होते हैं। वह संसार का जैसा अनुभव करता है और जिस रूप में देखता है, बिना उसमें अलंकारिकता व पांडित्य प्रदर्शन के उसी रूप में व्यक्त कर देता है। क्वेश्चन नंबर 1, निबंध ऐसी मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न तो ज्ञान का गौरव निहित होता है और न ही कल्पना की ऊंची उड़ान। निबंध में लेखक अपने ही विचारों की अभिव्यक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 2, नटेन की शैली के निबंधों की विशेषता है कि वे लेखक के हृदय की बंधन मुक्त रचनाएं हैं, जिनमें लेखक की वास्तविक अनुभव और उसके भावों का वास्तविक प्रकटीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वच्छंदतावादी बंधन मुक्त शैली के निबंधों की विशेषता बताई है और स्पष्ट किया है कि इन निबंधों में बनावट, ऊंची कल्पना और तर्कपूर्ण विवेचना नहीं होती। प्रश्न नंबर 3, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशिला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, यह तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत अंश में दूर के ढोल और नववधू में साम्य और विस्मय बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, ढोल की आवाज़ किसके लिए कर्कश होती है और
किसके लिए मधुर? क्वेश्चन नंबर 3, ढोल की कर्कश ध्वनि को कौन मधुर बना देता है और क्यों? क्वेश्चन नंबर 4, दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं? ढोल एक प्रकार का वाद्य, सुहावना, अच्छा लगने वाला, कर्कशता, कण कठोरता, कोलाहल, शोरगुल, आशंका, संदेह, कलरव, चिड़ियों की मधुर ध्वनि। उत्तर ब, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक श्री पद्मन लाल पुन्नालाल बख्शी का कथन है कि दूर के ढोल इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी कर्णकटु ध्वनि बहुत दूर तक नहीं पहुंचती है। जब वे बज रहे होते हैं तो समीप बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फाड़ रहे होते हैं, जबकि दूर किसी भी नदी के किनारे संध्याकालीन समय के शांत वातावरण में बैठे हुए लोगों को अपने मधुर स्वर से प्रसन्न कर रहे होते हैं। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक श्री पद्मन लाल पुन्नालाल बख्शी का कथन है कि ढोल की कर्कश ध्वनि दूर बैठे किसी व्यक्ति को प्रसन्न इसलिए करती है क्योंकि वह अपने मन को कोलाहल से पूर्ण किसी घर की कोने में शादी के कारण लज्जाशील युक्ति की भी कल्पना करने लगता है। शादी की मधुर कल्पना प्रेम, उल्लास, हर्ष, संकोच, संदेह और दुख से युक्त हृदय के कंपन उस ढोल के कर्णकटु शब्दों को मधुर बना देते हैं। इसका कारण यह है कि उस नवविवाहित के हृदय में आनंद का मधुर राग उत्सव, विशेष प्रसन्नता और प्रेम का संगीत, यह तीनों तत्व एक साथ अवतरित रहते हैं। कहने का भाव यह है कि यदि विवाह होने की प्रसन्नता, जीवन की मधुर कल्पनाएं और प्रिय के प्रति प्रेम की भावना न हो तो नवविवाहित को भी विवाह उत्सव में बजने वाला ढोल सुहावना न लगे। क्वेश्चन नंबर 1, ढोल की ध्वनि जब दूर से आती सुनाई देती है उसी समय वह कानों में मधुर का संचार करती है, लेकिन पास से सुनाई देने पर वह कानों के पर्दे भी फाड़ सकती है। लेकिन नववधु की कल्पना दोनों ही स्थितियों में विवाह उत्सव में उपस्थित अथवा दूर बैठे विवाह उत्सव की कल्पना कर रहे व्यक्ति के मन में मधुरता का संचार करती है और समीप बैठे रहने पर भी उसे ढोल की ध्वनि मधुर ही लगती है। क्वेश्चन नंबर 2, ढोल की ध्वनि समीप बैठे व्यक्ति के लिए कर्कश होती है और दूर बैठे व्यक्ति के लिए मधुर, लेकिन जब समीप में बैठे व्यक्ति विवाह उत्सव में उपस्थित किसी नववधु की कल्पना अपने मन में कर लेता है उस समय उसे ढोल की कर्कश ध्वनि भी मधुर ही सुनाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3, ढोल की कर्कश ध्वनि को किसी नववधु की प्रेम, उल्लास, संकोच आदि भाव से युक्त हृदय के कंपन मधुर बना देते हैं क्योंकि उसके साथ आनंद की मधुर ध्वनि, उत्सव का आनंद और प्रेम का संगीत तीनों ही मिले जुल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दूर के ढोल सुहावने इसलिए होते हैं क्योंकि कानों को कठोर लगने वाली उसकी कर्कश ध्वनि दूर तक नहीं पहुंचती। प्रश्न नंबर 4, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वह अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों का असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुभ रहता है और इन्हीं से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान समय सदैव सुधारों का समय क्यों बना रहता है? क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 3, युवा और वृद्ध व्यक्तियों के वैचारिक अंतर को स्पष्ट कीजिए या तरुण
और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, संसार का चित्र किसे बड़ा मनमोहक प्रतीत होता है? तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं? तरुण युवक, अतीत, बीता समय, संरक्षक, रक्षा करने वाला, शुभ, दुखी। उत्तर ब। प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक श्री पद्मन लाल पुन्नालाल बख्शी जी का कहना है कि जिन नौजवानों ने संसार की कष्टों, समस्याओं और कठिनाइयों का सामना नहीं किया, उन्हें यह संसार बड़ा आकर्षक और सुंदर प्रतीत होता है, क्योंकि वे अपने उज्जवल भविष्य के स्वप्न देखते हैं। जीवन संघर्षों से बहुत दूर रहते हैं और दूर के ढोल तो सभी को सुहावने लगते हैं। जो अपनी बाल्यावस्था और जवानी को पार करके अपने अब वृद्ध हो गए हैं, वह बीते समय के गीत गाकर प्रसन्न होते हैं। नवयुवकों से भविष्य दूर होता है और वृद्धों से उनका बचपन बहुत दूर हो गया होता है। इसलिए नवयुवकों को भविष्य तथा वृद्धों को अतीत प्रिय लगता है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक श्री बख्शी जी का कहना है कि नवयुवक उत्साह और साहस के साथ वर्तमान को बदलना चाहते हैं और वृद्ध बीते हुए समय और उच्च संस्कृति विराजमान की रक्षा करना चाहते हैं। इसी संघर्ष में दोनों का जीवन सदैव तनावपूर्ण रहता है, पर इससे लाभ यह है कि युवकों से प्रयास से वर्तमान काल में सुधार होते हैं और वृद्धों के प्रयास से गौरवपूर्ण संस्कृति की रक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान समय सदैव सुधारों का समय इसलिए बना रहता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह युवा हो या वृद्ध, अपने वर्तमान से दुखी होता है। युवा अपने भविष्य से सुखद स्वप्न देखते हैं और वृद्ध अपने अतीत के सुखों का गान करते हैं। वर्तमान किसी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह उसके सामने होता है। वस्तुत जो भी हमें प्राप्त होता रहता है, हम प्राय उससे असंतुष्ट ही रहते हैं, इसलिए उससे परिवर्तन करते रहते हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय सदैव सुधारों का समय बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि वृद्धों की सोच, यह हमारी सोच से हमारी संस्कृति सुरक्षित रहती है और युवकों की सोच से वर्तमान में सुधार होते रहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो आगे आने वाली पीढ़ियां सदैव एक ही अतीत को ढोती रहती। क्वेश्चन नंबर 3, युवाओं को भविष्य की स्मृति मनमोहक प्रतीत होती है और वृद्धों को अतीत की। युवाओं के लिए भविष्य उज्जवल होता है और वृद्धों के लिए अतीत। युवा भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को। युवा शक्ति के समर्थ होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के रक्षक। क्वेश्चन नंबर 4, संसार का चित्र ऐसे युवाओं को बड़ा ही आकर्षक प्रतीत होता है जो जीवन रूपी संग्राम से बहुत दूर हैं, अर्थात जिन्होंने संसार के कष्टों, समस्याओं और कठिनाइयों का सामना नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 5, तरुण और वृद्ध दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट होते हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है और वृद्ध अतीत को। तरुण क्रांति का समर्थक करते हैं और वृद्ध अतीत के गौरव का संरक्षण। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधार हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर न सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य जाति के इतिहास में कब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई? कुछ प्रमुख सुधारकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, विचार परिवर्तनशील है। इस सत्य का वर्णन करते हुए एक वाक्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है? उत्तर ब, रेखांकित अंश की व्याख्या।
लेखक का कथन है कि मानव समाज विस्तृत है, इसमें सदैव सुधार होते रहते हैं। बुद्ध से गांधी तक सुधारकों के एक बड़े समूह का जन्म इस देश में हुआ है। जीवन में दोषों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है, इसलिए सुधारकों का क्रम सदैव चलता रहता है। सुधारकों के दल प्रत्येक नगर और ग्राम में होते हैं। जीवन में अनेकानेक क्षेत्र होते हैं और नित्य नवीन उत्पन्न भी होते जाते हैं। प्रत्येक में कुछ दोष होते हैं जिनमें सुधार अवश्य में भावी होता है। सुधार किए जाने पर इनमें तत्कालीन सुधार हो जाता है, परंतु आगे चलकर कालक्रम में वह ही सुधार फिर दोष माने जाने लगते हैं और उनमें फिर से सुधार किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। इसी सुधार क्रम और परिवर्तनशीलता से जीवन प्रगतिशील माना गया है। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई समय ही नहीं आया जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई। आश्चर्य यह है कि मनुष्य जाति के इतिहास में सदैव ही सुधारों की आवश्यकता होती रहती है और होती रहेगी। कुछ प्रमुख समाज सुधारकों के नाम हैं: गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, नागार्जुन आदि, शंकराचार्य, कबीरदास, गुरु नानक देव, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, विनोबा भावे आदि। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक वस्तु पदार्थ विचार परिवर्तनशील है। इस सत्य का वर्णन करते हुए हम एक वाक्य लिख सकते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मात्र परिवर्तन के अतिरिक्त संपूर्ण सृष्टि परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर 3, न दोषों का अंत है और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों को फिर नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। प्रश्न नंबर 6, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए व रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रगतिशील साहित्य को अतीत का स्मारक क्यों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने साहित्य के निर्माण में किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं। निर्माण, रचना, निर्माता, बनाने वाला, निहित, छिपा हुआ, अतीत, भूतकाल, स्मारक, यादगार। उत्तर ब, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। विद्यमान लेखक श्री बख्शी जी साहित्यिक सुधार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य का समन्वय करते हुए यह सोचकर प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहे हैं क्योंकि उनके साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया गया है, अतः भविष्य में उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु कुछ समय पश्चात ही उनके सोचे कि यह वह इमारत धराशायी हो जाएगी और आज के ये युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर अतीत का गुणगान करेंगे। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। साहित्यिक सुधार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए विद्यमान लेखक श्री बख्शी जी कहते हैं कि आज के युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर अतीत का गुणगान करेंगे और उस समय की जो युवा साहित्यकार होंगे वह वर्तमान से असंतुष्ट होकर कोई और नया साहित्य रचने लगेंगे। वह भी भविष्य के लिए चिंतित होंगे। यह क्रम सनातन है। युवाओं से भविष्य दूर है और वृद्धों से अतीत, इसलिए दोनों को यह सुखद लगने लगते हैं। यह मानव स्वभाव है कि जो वस्तु उसकी पहुंच से दूर होती है वह उसे अच्छी लगती है और वह उसे पाने का प्रयत्न करती रहता है।
इसलिए दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत चरितार्थ हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, युवाओं से भविष्य दूर है और वृद्धों से अतीत, इसलिए दोनों को यही सुखद लगते हैं। यह मानव स्वभाव है कि जो वस्तु उसकी पहुंच से दूर होती है वही उसे अच्छी लगती है और वही उसी को पाने का प्रयत्न भी करती है। इसलिए कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत अवतरण में लेखक का कहना है कि जो कुछ भी आज प्रासंगिक है कल वही अप्रासंगिक हो जाएगा और उसमें सुधार की अपेक्षा की जाने लगेगी। यह अप्रासंगिकता और सुधार का क्रम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और साहित्य में कुछ निरंतर चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रगतिशील साहित्य को अतीत का स्मारक इसलिए कहा गया है कि वह भी कुछ समय बाद अतीत बीती हुई की वस्तु हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने साहित्य के निर्माण में निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। साहित्य में भविष्य का गौरव निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिशील साहित्य निर्माण यह समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।